तो एज आई टोल्ड यू टाइट्रेशन पंकज सर का पार्ट है, आपको वो पढ़ाएंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं इनकी वेटेज की। ये जो 3 डिविजन्स हैं हमारे, टाइट्रेशन, क्रोमैटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब से एनटीए ने टेक ओवर किया है तब से ये देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में वो क्रोमैटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे जाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं अपनी वर्ड फाइल को। आई हैव दीज क्वेश्चंस फ्रॉम 2019। इसमें अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये क्वेश्चन है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का। The infrared absorption peaks of nodule is due to the vibrations involving. Here you can see it is from infrared spectroscopy. The second one is from UV spectroscopy. The third one is from AAS, that is atomic absorption spectroscopy. The fourth one is from GC, that is gas chromatography. Which among the following carrier gases has the highest thermal activity? Conductivity. तो ये जीसी का क्वेश्चन है। एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम टाइट्रेशन। पीएम इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन, ये शायद आपने पढ़ा होगा। इसका आंसर कोई बता सकता है मुझे? पीएम इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन redox titrations, non-aqueous titrations, acid-base titrations और complexometric titrations. Anybody अगर किसी को आता हो या किसी ने अभी तक ये पढ़ा हो तो? मैम complexometric titration. Yes, it is the right answer, complexometric titrations. अब आ जाते हैं 2020 के पेपर पे। तो here as you can see the principle of gas liquid chromatography is, this question is again from GC. GC is a very important topic और इसमें से आपको हर 2 साल में एक आध क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा। The second question of 2020 paper, global source in infrared spectroscopy is, ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। The next question is from NMR, इसमें आपकी केमिकल शिफ्ट रेंजेस पूछी है। ये शायद आपने ये लास्ट सेमेस्टर में आते हैं आई नो आप इनसे अभी इतने फैमिलियर नहीं है, बट मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि क्वेश्चंस अब कहाँ से पूछे जा रहे हैं। The fourth question is from a very ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो आई गेस ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने। क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज नोन एज, इसमें आप 2 तो बहुत आराम से एलिमिनेट कर दोगे, डेविएशन और बायस। बचे क्या? प्रिसीजन और एक्यूरेसी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? Accuracy. Yes, right. Precision. No, accuracy is the right answer. एक्यूरेसी में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में जो रियल वैल्यू है उसके कितने पास आ रही है, तो दैट इज एक्यूरेसी। अगर वो बहुत ही पास आ रही है दैट मीन्स जो हमारा मेथड है वो एक्यूरेट है। प्रिसीजन में हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो जो हमारी रीडिंग्स हैं उनमें कितनी वेरिएबिलिटी है। तो आई नो ये काफ़ी ये इवन बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपने सारे के सारे कंसेप्ट्स को दोबारा से शार्प करना है, उन्हें दोबारा से रिवाइज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉल्वेंट यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्यूटरेशन, इट इज अगेन फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड द लास्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ स्टडी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए, इट इज अगेन आस्क्ड फ्रॉम द एप्लीकेशंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 में आपका टाइट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सारे आपके क्रोमैटो और स्पेक्ट्रो से थे। नाउ द 2021 पेपर जो कि जस्ट अभी हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो कंपाउंड है वो एनएमआर स्पेक्ट्रा दिखाएंगे। सेकेंड इज फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। Third one again is from UV visible spectroscopy, as you can see here. And the fourth one again is from the application of spectroscopies. The fifth one again from UV spectroscopy. The sixth one again from UV spectroscopy. Basically, it's a numerical which is based on the formula, which we are going to study in further classes. And the last one is again from NMR spectroscopy.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अभी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर वेटेज क्रोमैटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी को दी जा रही है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप टाइट्रेशन नहीं पढ़ोगे, बिकॉज यू नेवर नो कि एग्जामिनर का दिमाग कब पलट जाए। होता क्या है कि जिन टॉपिक्स से पिछले 2-3 साल से पेपर नहीं आ रहे होते, कभी कभी ऐसा होता है कि कमिंग ईयर में उसी से आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ पढ़ना है, बट हमें साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। और हमें पढ़ना किस अकॉर्डिंग है कि हमें कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और ज़्यादा स्ट्रेस उन टॉपिक्स पे देना है जो कि पहले पूछे जा चुके हैं और जो अभी पूछे जा रहे हैं। I hope you are getting my point. I am just saying that you have to study everything which is important. So आ जाते हैं हम क्रोमैटोग्राफी पे। So क्रोमैटोग्राफी में मेनली अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, आप मेरे को बता सकते हैं? Anyone? or I should take names. तो जिसको थोड़ा बहुत बोलने का मन है, अभी जिसको थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करने का मन है, वो मेरे को बता दे कि अभी तक आपने कितने टाइप की क्रोमैटोग्राफीज पढ़ी हैं, अभी तक आपने उनमें क्या क्या पढ़ा है, सो दैट मेरे को पता चल जाए कि आप अभी किस लेवल पे हो। PLC. ओके, ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज क्रोमैटोग्राफी? क्रोमैटोग्राफी का मतलब क्या होता है, या इसकी एक बहुत ही सिंपल शब्दों में आप मेरे को इसकी डेफिनेशन बता सकते हो? एनीवन? Separation of mixtures. Yes. Yes, you are right. क्रोमैटोग्राफी इज बेसिकली जब हमारे पास कोई मिक्सचर होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का, और मुझे उसको डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में सेपरेट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? क्रोमैटोग्राफी यूज करूंगी। सपोज आई हैव अ मिक्सचर ऑफ रेड डाई, ब्लू डाई एंड ग्रीन डाई, इनको मिक्स कर दिया मैंने तीनों को। अब क्या करूंगी, मैं इसको किसी कॉलम में रन करूंगी एक मोबाइल फेस के साथ, एंड ये तीनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटोग्राफी। इट इज बेसिकली अ सेपरेशन टेक्निक, इट इज वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक। बाकी और सेपरेशन टेक्निक्स भी होती है हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस, बट उनकी यूटिलिटी अलग है। इसको ही हम बेसिकली स्टडी करते हैं अपने बी फार्मा के सिलेबस में। तो इसमें बेसिकली अब मैं आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या क्या है और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। सो क्रोमैटोग्राफी में सबसे पहले तो जैसे हर केमिस्ट्री में भी आपने बहुत सारी थियोरीज पढ़ी होंगी, थियोरीज ऑफ एसिड बेस, लुईस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी क्रोमैटोग्राफी में भी कुछ थियोरीज होती हैं, उन पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हाँ, पिछले 3 साल में नहीं पूछे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आगे ज़रूर पूछे जाएंगे, बट दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाएंगे। 2 थियोरीज होती हैं, क्या आप उनका नाम बता सकते हो मेरे को? मैं आपसे कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछ रही हूँ, बिकॉज आई नो कि दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपने पढ़ी हो थियोरीज तो मैं ही बता देती हूँ। रेट थ्योरी एंड प्लेट थ्योरी, इनकी अलग अलग एक इक्वेशन होती है अलग से, एंड उसी इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं इसके एमसीक्यूज, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। देन आती है क्लासिफिकेशन। क्रोमैटोग्राफी इज क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस, on the basis of principle, on the basis of the mobile phase, on the basis of its dimension, it can be 2D or 3D। इस पे एक recent question आ चुका है इसकी क्लासिफिकेशन पे, जैसे कि इसकी क्लासिफिकेशन होती है जो कि प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। So there was a question which was on the principle of gas liquid chromatography is partition chromatography, affinity, adsorption, ion exchange।
I don't think आपने ये अभी पढ़ा होगा GC, so I won't ask you to answer this question. The answer for this question is partition chromatography. Then after classification we have principles, जो कि हमारे classification के अंडर ही हम पढ़ लेते हैं. अलग से भी हम पढ़ते हैं इसको. जब हम अलग से पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम प्रिंसिपल पे बहुत जोर देंगे, बिकॉज अगर आपको प्रिंसिपल समझ आ गया तो आपको सब समझ आ गया, और आपको प्रिंसिपल समझाना वो मेरी जिम्मेदारी है. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल. देन वी हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज. पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो कि प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंडर आती हैं. प्लेनर जैसे कि नाम से ही पता चलता है, दीज आर परफॉर्म्ड ऑन अ प्लेन सरफेस. देन वी हैव कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ये अपने आप में ही एक अलग एक ये अलग दुनिया है. इसमें आपकी फ्लैश क्रोमेटोग्राफी आती है, HPLC आती है जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, एंड HPLC की एप्लीकेशन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आजकल. देन GC as I have already told you that it is a very important topic, एंड जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक आ चुके हैं वो हम सब आगे आने वाली अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे टू द कोर. Then the major trend which I have followed in the previous year papers is that applications से आपके बहुत questions आते हैं कि HPLC की application क्या होगी. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा फिराएगा, बट वो सबसे easiest क्वेश्चन होता है, बट बच्चे उसको सबसे ज़्यादा गलत भी करते हैं. सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसकी यूटिलिटी क्या है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं. So this is all about chromatography for now. यहाँ से आपके questions पूछे जाते हैं. Then there are various other important topics like एक मोबाइल फेस की पूरी series होती है कि उनकी polarity की ranges and all. आपको वैसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा पोलर है, कौन सा सॉल्वेंट सबसे कम पोलर है. तो वो सब हम डिटेल में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं आगे. देन वी हैव स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि आप 4th ईयर में पढ़ते हो, और इसी को बच्चे छोड़ के भी जाते हैं बहुत. आई नो दिस थिंग बिकॉज वो कहते हैं कि हमें ये बहुत टफ लगती है, बट बिलीव मी आई हैव डन माई मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. अगर आपने इसका प्रिंसिपल समझ लिया, इसकी यूटिलिटी समझ ली, तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. और प्रिंसिपल आपको समझाना, अगेन इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट इन द इजीएस्ट वे. सो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में यू हैव दीज फॉलोइंग टेक्निक्स: UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफ्लरीमेट्री. ओके, ये सब है आपकी, बट आपको ये सारी की सारी डिटेल्स में नहीं पढ़नी है. आपको सिर्फ शुरू की 4 यानी कि UV, IR, NMR और मास, आपको सिर्फ ये डिटेल में पढ़नी है, यानी कि आपको पूरी की पूरी समझनी है एक तरह से शुरू से लेकर एंड तक. और हम उन वाले टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर देंगे जिनसे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखो जैसे कोई भी चैप्टर है, ठीक है, आपने उसके नोट्स बनाए 15 to 20 पेजेस में. उन 15 to 20 पेजेस में कुछ 6 to 7 पेजेस ही ऐसे होंगे जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बाकी सब तो थ्योरी होती है. मेनली आपको क्या समझना है, जैसे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चंस कुछ डेफिनेट जगहों से ही पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कौन सा कंपाउंड NMR स्पेक्ट्रा देगा, और आपका जो सॉल्वेंट यूज होता है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपकी पीक्स कितनी आएंगी किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, उस पर स्प्लिटिंग कितनी होगी उस पर. तो हम पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर, मैं ये नहीं कह रही आपको कि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, बट हम ज़्यादा स्ट्रेस उन पे देंगे, उन टॉपिक्स पे जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उसी पे उन्हीं क्वेश्चंस पे आपकी रिपीटेडली प्रैक्टिस होगी हर क्लास में. इवन इन द टेस्ट सीरीज यू विल फाइंड रिलेवेंट क्वेश्चंस. देन as I told you, these 4 are the most important,
एंड एक बार मैं आपको फिर से इनकी वेटेज दिखा देती हूँ कि आजकल इनकी कितनी ज़्यादा वेटेज है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की. सो एज यू कैन सी इन दी क्वेश्चंस ऑफ 2019 5 क्वेश्चन पूछे गए थे. फर्स्ट क्वेश्चन IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, देन UV से, then it is from AAS. One more thing which I want to tell you is that AAS, AES and spectrophlorimetry, these three spectroscopies, इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो रिपीटेड होते हैं. So what is the best thing to practice these for these chapters is that कि आप previous year questions को ही पढ़ें, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें अपार्ट फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन दी ओवरऑल चैप्टर. मैं सिर्फ ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज आई नो दैट जीपैट में आपका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि इन दी एंड आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस पे क्वेश्चन सॉल्व करें, ये सब. जैसे कि ये क्वेश्चन है, choose the correct sequence of process during atomization in atomic absorption spectroscopy. This question was asked in 2019, but अगर आप इनामदार उठा के देखोगे, जो कि MCQs की बुक होती है, शायद आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार इसके बारे में सर्च कर लो एंड श्योरली आप इसको परचेज कर लो, आपकी बहुत हेल्प होगी इनामदार से. तो ये क्वेश्चन आपको इनामदार में कम से कम भी 3 बार तो दिख जाएगा, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का. So this is a repeated question and it is from a unit which is not very much important, but still we are going to discuss questions related to it. हम छोड़ के कुछ नहीं जाएंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमने जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे ताकि अच्छे से अच्छी रैंक स्कोर कर पाए. देन आगे बढ़ते हैं. फाइनली मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की वेटेज कितनी है. तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो गए, थर्ड भी आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो गया एंड 5 में से आपके 3 क्वेश्चन स्पेक्ट्रो से निकल गए. फिफ्थ वन इज फ्रॉम क्रोमैटो एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम क्रोमैटो एंड फिफ्थ वन इज फ्रॉम टाइट्रेशन. अब आ जाते हैं 2020 के पेपर पे. फर्स्ट क्वेश्चन क्रोमैटो से, देन सेकंड क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, थर्ड क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, फिफ्थ क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से एंड सेवेंथ क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से. देन आ जाते हैं अभी रिसेंट वाले पेपर पे 2021. फर्स्ट क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, सेकंड क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, थर्ड क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रोस्कोपी से, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी एंड सेवेंथ भी. इसमें आप देख सकते हैं आपके तो सारे के सारे क्वेश्चन ही स्पेक्ट्रोस्कोपी से हो गए. तो इसकी वेटेज आप देख सकते हैं कि बढ़ती जा रही है. और अगर आप इस स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी जो रैंक है वो सीधा 500 to 600 और अच्छी हो जाएगी. यानी कि आपकी रैंक 1600 से 1000 भी हो सकती है, 1600 से 600 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पेपर. So I would suggest you to just prepare it, to just give it your 100%. बाकी rest is my responsibility. और one more thing which I want to tell you here is that जैसे आपके 2021 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनमें से 6 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 6 नहीं तो 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप बहुत इजीली कर लोगे, जो कि बहुत ही इजी है, ऐसी मेरी एनालिसिस है. हाँ, होता क्या है 7 में से कोई एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन वो कोई ऐसा घुसा देते हैं जो कि उनको जस्ट पेपर का लेवल सेट करने के लिए चाहिए होता है. सो हमें घबराना नहीं है कि 7 पे 7 नहीं हो रहे. अगर 7 में से 6 भी हो रहे हैं तो यू आर ऑन अ वेरी गुड लेवल, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. तो हमारा एम क्या है आगे आने वाली क्लासेस के लिए कि हमें एनालिसिस का सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला पोर्शन है उस पर हमें MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं. पढ़ना हमें सब कुछ है, हमें टाइट्रेशन भी पढ़ना है, हमें पूरी क्रोमैटोग्राफी भी पढ़नी है, हमें उसके अंदर का सब पढ़ना है, हमें स्पेक्ट्रोस्कोपीज भी पढ़नी है, बट हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है प्रैक्टिस पे, MCQs की प्रैक्टिस पे. कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, देर आर नोट्स जिनसे आप पढ़ सकते हो, बुक्स हैं, मैं भी आपकी क्लासेस लूँगी, बट आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करना है. बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि हर साल GPAT की कट ऑफ कितनी बढ़ रही है.
तो हमें कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है ये सोच के कि ये डिफिकल्ट है। वैसे तो ये डिफिकल्ट है ही नहीं, पता नहीं बच्चों को इसके नाम से, स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से उन्हें लगता है अरे कितनी भयानक चीज होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज द सिंपलेस्ट। अगर आपने प्रिंसिपल समझ लिया तो आप ये समझो कि आपने सब समझ लिया। एंड बहुत छोटा सा प्यारा सा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, काफी कम क्लासेस में ये कवर भी हो जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कब इतनी अच्छी हो गई।